This call is now being recorded. देखो भाई, जो बच्चे लीव कर गए थे, आई गेस 2 ही बच्चे थे जिन्होंने लीव किया था जल्दी, निगम ने और आयुष ने, राइट? यस क्या मैम? जल्दी लीव कर दिया था ना आप ही लोगों ने। तो देखो आप लोगों के बाद मैंने सिर्फ पेनक्रियाज फिनिश किया था, ठीक है? फिर उसके बाद टेस्टिस और ओवरीज बताया था, और इसमें कुछ नहीं बताया था ज्यादा, बिकॉज ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पेनक्रियाज तो मैंने कर लिया था। टेस्टिस और ओवरीज कराया था बस, उसके बाद कुछ नहीं कराया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड पेनक्रियाज में क्या आता? गैस्ट्रोइंटेस्टाइन। पेनक्रियाज में कुछ नहीं होता, पेनक्रियाज के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, मिलियंस में सेल्स होती हैं, पूरे पेनक्रियाज का सिर्फ 1 से 2% ही रखती हैं। पेनक्रियाज के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन, ग्लूकागन सोमैटोस्टेटिन, ठीक है? जो ग्लूकागन होता है उसका काम क्या होता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट, और इंसुलिन का काम होता है ग्लाइकोजन को या ग्लूकोज को उसमें ग्लाइकोजन में करना। उसी अकॉर्डिंग मैंने 4 प्रोसेस बताए थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलियोजेनेसिस, इस टाइप के प्रोसेस। नाम से वो बता दिया था। जेनेसिस जहां पे टर्म आ गया, इट मींस किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। जेनेसिस, लाइसिस में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसी से याद रख लेना है। ग्लाइकोजेनेसिस मैंने बोल दिया तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोजेनेसिस अगर बोल दिया तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोल दिया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, ठीक है? रिकॉर्डिंग देखोगे समझ आ जाएगा। अब हमें देखना है हार्ट, हमारी किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? न्यूरल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, और उसके जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा सारा का सारा, ठीक है? हाउएवर एज मेंशन्ड अर्लियर, हार्मोन्स जो होते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू सिक्रीट करता है, व्हिच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। इस लाइन को कौन बताएगा? अभी तक हमने सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने अंदर से हार्मोन मैम आपकी सिक्रीट वॉइस कर नहीं रही थी, तो ये बोलते हैं। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? अब आ रही है मैम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई हार्मोन जो है ना, कुछ ऐसे टिश्यूज भी सिक्रीट करते हैं जो टिश्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। तो जरूरी नहीं है हार्मोन सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करेगी। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है? Hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine glands. Statement आ सकता है, hormones are always secreted by only endocrine glands. That statement will be correct or incorrect? इनकरेक्ट। Incorrect. Agree? यस मैम। जैसे कि एग्जाम्पल देता है, हमारे हार्ट की जो एट्रियल वॉल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है एक पेप्टाइड हार्मोन विच इज एएनएफ। और हमने एएनएफ कहाँ देखा था? एएनएफ क्या काम करता है? एंटी नेट्रियोटिक फैक्टर। देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एएनएफ और एक होता है एडीएच। एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है? एडीएच वेसोप्रेसिन, Posterior pituitary. posterior pituitary. एग्जैक्टली। ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन से रीजन से? Supraoptical nuclei. साउंड वाले रीजन से रिलीज होता है। तो हमारे पास ऐसी एएनएफ और एडीएच, देखो ये 2 टर्म्स बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको साइड बाय साइड कहीं ना कहीं पे लिख लेना। और इसके साथ साथ ये एडीएच क्या करता था? आपकी जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल से
वापस से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता था, नहीं कराता था? लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ा था आपका, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है, Yes, ma'am. है ना? ये कर सकता था। लेकिन जो हमारा एएनएफ है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये आपकी हार्ट से। हार्ट इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्ट की जो एट्रियाज है उनकी वॉल्स, एट्रिया वेंट्रिकुलर, ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, जब बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। एट्रियल नेट्रेटिक फैक्टर, उनके एट्रियल वॉल्स एएनएफ सिक्रीट करती है जो आपका ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड इज सिक्रेटेड, जिसकी मैम वजह वॉइस नहीं आ ब्लड रही है। वेसल्स का डायलेशन कराता है। सबको नहीं आ रही है क्या वॉइस? मैम बीच हाँ बीच मैम में रुक दिक्कत जा आ रही रही है। है वॉइस में। हाँ, बहुत break हो गया। एक सेकेंड ना, मैं एक बार वाईफाई चेक कर लेती हूँ। मैम अब ठीक है। अभी जब आएगा बताना, ठीक है? ठीक है ओके। मैम। चलो, तो हमने डिस्कस किया एएनएफ और एडीएच। एडीएच हमने देख लिया कहाँ से सिक्रीट होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है रीनल ट्यूब्यूल से। जबकि एएनएफ किस पे वर्क करता है? आपकी हार्ट की वॉल्स पे वर्क करता है एंड वहां पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एएनएफ वहां पे सिक्रीट हो जाएगा और वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करना शुरू कर देगा। डायलेशन का मतलब एक्सपेंड करना होता है ना, यस मैम। है ना? और क्या कर देगा ब्लड प्रेशर को? रिड्यूस। दो टर्म होता है, एक्सपेंशन और एक होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ना, यस एक्सपेंड, मैम। डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन। दो टर्म्स, डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन, डायलेट करना किसी चीज को। तो डायलेट का मतलब एक्सपेंड करना, है ना? और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा करना। हाँ। तो याद रहेगा, एडीएच कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, एएनएफ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराने में। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर 220 जा रहा है, तो डॉक्टर उसको अचानक से इंजेक्शन लगाता है। कभी डॉक्टर से जाके पूछना, उस इंजेक्शन में वो एएनएफ ही डालता है। या फिर आपने एक चीज और देखी होगी, बहुत सारे ना बीपी के जो पेशेंट्स होता है ना, वो कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं, मतलब यस टैबलेट लेनी ही लेनी होती है। अगर आपके घर में भी कोई होगा बीपी का पेशेंट, आप देखते हो कॉन्टिन्यूस रहता है उनका ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए उसके लिए, उसको करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन होती है ना, वो मेडिसिन इसी एएनएफ पे जाके वर्क करती है, इसी फैक्टर को रिलीज कराती है वहां से। दो कंडीशन होंगी, या तो एएनएफ बिल्कुल नहीं बन रहा है, या फिर बन रहा है लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहा है। सिंथेसिस और रिलीज, तो अलग अलग टाइप की उस चीज को चेक किया जाता है कि एएनएफ में क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली है, उसी अकॉर्डिंग उसकी मेडिटेशन चलती है। ओके। ठीक है, फिर आया जे जी सेल्स। एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर का रिकॉर्डिंग किस किसने देख लिया था? नहीं देखा था तो फिर से पढ़ा दूंगी, ऑनेस्टली बताना किसने किसने देखा था। तो वहां पे जेजी सेल्स जो होती थी, कहाँ पे प्रेजेंट होती थी जेजी सेल्स हमारी? जस्टा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूल्स में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। मैक्यूला सेल्स कहाँ होती थी? गुंजन, मैक्यूला सेल्स। मैम अभी रिवाइज नहीं किया ये वाला चैप्टर। यही तो होता है ना, आप लोग नहीं मैम करते। बोमेंस कैप्सूल के पास शायद। पढ़ा दूंगी इस वाले चैप्टर को, मुझे पता है क्या हालत दिख रही है आपकी इस चैप्टर की, डोंट वरी ना। किडनी में आपको मैं एक जेजी सेल्स पढ़ाऊंगी, वहां पे जिसका ग्लोमेरुलर सेल्स हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमने वो तो पढ़ा होगा। दो टाइप की हमारे पास वहां पे नेफ्रॉन्स होती है, एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होती है जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन।
तो जो जस्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स होते हैं उसी के अंदर जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जो कि पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच इज नोन एज एरिथ्रोपोइटिन। वहां पे भी हम एरिथ्रोपोइटिन के बारे में पढ़ते हैं। इस एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है एरिथ्रोपोइसिस। तो ये सिर्फ हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, किडनी इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड, किडनी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फिर भी यहाँ से एक हार्मोन निकल रहा है विच इज एरिथ्रोपोइटिन। सिर्फ ये एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो चीजें, वो टिश्यूज, वो ऑर्गन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, स्टिल दे आर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। ठीक है। Yes. एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी बहुत सारे रीजन है जहां पे एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड जीआईपी। अब पहले क्या होता था ना, ये गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते थे? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ लेते थे। हाँ। है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉपर वाले बच्चों को याद होगा, मैंने सारा इनको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाया था। लेकिन अब इसको मेनली आता कहाँ पे? ये इस वाले पार्ट के अंदर था। जैसे कि गैस्ट्रिन, नाम से पता चल रहा है कहाँ से सिक्रीट हो रहा होगा? गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक फ्लूइड सिक्रीट होता है, ऐसा समझ लें। फ्लूइड के अंदर ही आपका हार्मोन होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है ना फ्लूइड, उसी गैस्ट्रिक जूस के ये क्या काम करता है? ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई अपने अंदर से ज्यादा HCl सिक्रीट करो, और जो आपके प्रो एंजाइम्स है पेप्सिनोजन, उसको सिक्रीट करो। फिर पेप्सिनोजन को HCl ही कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन में। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने पढ़ा उसी से रिलेट कर रहा है। अब जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा होगा उसको क्या समझ में आ जाएगा बाइल जूस क्या होता है, कहाँ से बनता है, कहाँ स्टोर रहता है? नहीं समझ आएगा ना। तो इसलिए चैप्टर गलत कट किया उन्होंने डाइजेस्टिव वाला, तो ये तो करना ही नहीं चाहिए था। यस मैम। ठीक है, तो पहला हार्मोन हमें याद रखना है गैस्ट्रिन। कहाँ से सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। क्या सिक्रीट कराता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन। फिर नेक्स्ट वी हैव सिक्रेटिन। सिक्रेटिन किसके ऊपर वर्क करता है? पैनक्रियास के एक्सोक्राइन रीजन पे। ध्यान रखना, पैनक्रियास के एक्सोक्राइन। पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन वाला रीजन है वो तो हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, ये सारे, है ना। लेकिन इसका एक्सोक्राइन वाले पार्ट पे वर्क करता है सिक्रेटिन। अच्छा से ये वो फर्स्ट हार्मोन भी है ना, मैंने आपको बताया था फर्स्ट हार्मोन। हाँ मैम, जो ड्यूटेनम से सिक्रेट होता है। हाँ वही, ये कहाँ पे सिक्रेट होता है? ड्यूटेनम से। और वर्क किस पे कर रहा है? पैनक्रियास के एक्सोक्राइन रीजन पे। और उसको बोलेगा पैनक्रियास से कि भाई जो तुम्हारा सिक्रीशन, पैनक्रियास से क्या रिलीज होता है? पैनक्रियाटिक जूस ना। यस मैम। ये बोलेगा कि भाई तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस जो है वो वाटर एनरिच होना चाहिए और बाइकार्बोनेट आयंस उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट वी हैव सीसीके। सीसीके इज द कोलिसिस्टोकाइनिन। इसके ऊपर पीवाईक्यूज में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपके पेनक्रियास पे भी वर्क करेगा एज वेल एज गॉल ब्लैडर पे भी वर्क करेगा। पेनक्रियास पे वर्क करके पेनक्रियास को बोलेगा कि आप अपने पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करो। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी डाल के दो। देखो सिक्रेटिन ने उसको बोला कि आप उसके अंदर वाटर और आयंस लेके आओ, कोलिसिस्टोकाइनिन ने बोला उसको आप उसके अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम्स लेके आओ। बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर पीवाईक्यू में। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला देख लोगे अगर आप पीवाईक्यू, वहां पे भी आए हुए हैं और अभी भी आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन तो। और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल जूस को स्टोर करके रखना। लीवर से आ रहा है बाइल जूस गॉल ब्लैडर में, तो उसको बोलेगा कि आप अपने अंदर से बाइल जूस को सिक्रीट कराओ, ना कि सिंथेसिस। ये बोल रहा है सिक्रीशन। देखो दो टर्म्स अलग अलग सिखाई थी ना मैंने। एक चीज होता है सिंथेसिस बनाना, सिक्रीट निकालना। जैसे वो मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिक्रीटिंग हार्मोन्स है। फिर नेक्स्ट वी हैव जीआईपी। जीआईपी का फुल फॉर्म गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब वही स्टमक से रिगार्डिंग है। उस वहीं पे इनहिबिट करेगा किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशंस को इनहिबिट करेगा कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड आप अपने अंदर से ज्यादा सिक्रीशंस मत रिलीज कराओ। Several other non-endocrine tissues secrete hormones called growth factors, and these factors are essential for the normal growth of tissues and their repairing regeneration. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे endocrine tissues होते हैं जो hormones रिलीज करते हैं, उनको हम growth factor बोल देते हैं। हमारे लिए ग्रोथ नहीं कराते, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ कराता है।
बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया? इस पूरे पैराग्राफ Yes, में हम ma'am. लोगों ने क्या क्या देखा? Yes. सबसे पहले हम लोगों ने देखा हमारा हार्ट। हार्ट के अंदर एट्रियल वॉल्स जो होती है वो एएनएफ सिक्रीट करती है, जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारी किडनी के पास जेजी सेल्स होती हैं जो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है, एरिथ्रोपोइसिस कराता है। हमारा स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके पास भी एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज गैस्ट्रिन, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के से सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। किसके? पेप्सिनोजन और एचसीएल के। क्योडनम से सिक्रिटिन रिलीज होता है जो पेनक्रियास पे वर्क करता है, और पेनक्रियास से क्या कराता है? वहां पे सिक्रीशन कराता है किसका? वाटर का और आयंस High का। carb. ऐसी सीसी के पेनक्रियास पे ही वर्क करता है, उसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन कराता है। और आपका सीसी के ही गॉल ब्लैडर पे भी वर्क करता है, वहां से बाइल यूज का सिक्रीशन कराता है। जीआईपी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। यस ऑल डन? मैम, एन टू Yes, केमिस्ट्री होता है ma'am. ना एएनएफ, तो क्या बेटा? एएनएफ जो होता है मैम एंटागोनिस्ट। ये ना एंटागोनिस्ट किसका? किसका एंटागोनिस्ट होगा? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। अब हमें देखो, अब तक हमने क्या देखा? सिंपली पूरा चैप्टर का रिकैप। हम पढ़ रहे थे कि भाई हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स दूर दूर है और उनके बीच में कम्युनिकेशन हमें कराना है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम वहां पे हर जगह पे नर्व्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नर्व्स क्या करती है? शॉर्ट टर्म होती हैं, बहुत जल्दी गायब हो जाती है मैसेज लेके, भूल जाती है बहुत जल्दी मैसेज लेके। तो वी वांट कि एक लॉन्ग टर्म मैसेंजर जो हमेशा चलता ही रहे, बॉडी के अंदर मैसेजेस को लेके जाता रहे। तो हमने वहां पे फाइंड किए हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किसी भी चीज से बने हो सकते हैं, पेप्टाइड भी हो सकता है, अभी उसके टाइप्स भी करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड पिट्यूटरी होती है, बीच में उनके जंक्शन होता है इन्फंडिबुलम। हाइपोथैलेमस अपने अंदर से एक मैसेज भेजती है पिट्यूटरी के पास। जैसे बॉडी में कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज की, तो सारा सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास आता है। फिर हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर भेजती है पिट्यूटरी के पास, फिर पिट्यूटरी वही पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, एंड वही हार्मोन जाके अलग अलग ऑर्गन्स को टारगेट करता रहता है कि भाई अब तुम अपने अंदर से रिलीज करो हार्मोन, ताकि बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए। ये सारा चल रहा था। लेकिन अब एग्जैक्टली एक ऑर्गन से निकला दूसरे ऑर्गन तक गया, तो उसने मैसेज कैसे ट्रांसफर किया, हम लोगों को वो समझना है कि हार्मोन वर्क कैसे करता है। जैसे एंजाइम्स का पढ़ते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स में, तो एंजाइम्स में हमें पता है भाई एंजाइम्स के अंदर एक एक्टिव साइट होती है जिससे आके सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है, और फिर वही अपने अंदर क्या करता है? अपनी फिजियोलॉजी में चेंजेस लेके आता है, देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये मैकेनिज्म पढ़ा था ना हमने एंजाइम्स का, Yes, ma'am. Yes. है ना? ऐसे ही हॉर्मोन्स का भी कुछ ना कुछ एक्शन होता होगा। यस मैम। एक टारगेट ऑर्गन से निकल रहा है, दूसरे टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है, कैसे सिग्नल दे रहे हैं, कैसे ऑर्गन के अंदर जा रहे हैं। ये भी तो चीज होगी ना कि ऑर्गन के बाहर से मैसेज देके चले आ रहे हैं या फिर अंदर तक मैसेज देके आ रहे हैं। जैसे ना हमारे घर पे कोई मैसेंजर आया कोई भी देने, तो बाहर से नॉक करके चला गया फटाफट से, या फिर उसने पहले नॉक किया, दरवाजा खुलने का वेट किया, फिर वो अंदर आया, बैठा, फिर मैसेज देके फिर गया। दो चीजें अलग अलग होंगी ना। एक बाहर से मैसेज देके चला गया। अच्छा, हमारे घर पे कोई भी आता है, लेट्स सपोज कोई आपको शादी के लिए इनवाइट करने आ रहा है, एक शादी के लिए इनवाइट करने आ रहा है और एक नॉर्मल लोकल्स में जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसके लिए इनवाइट करने के आ रहा है। तो दोनों इनविटेशन में डिफरेंस क्या होगा? जो लोकल से आ रहा है, ऐसी अननोन सा आ रहा है, आपके जानने पहचानने वाला नहीं है, वो आएगा आपके गेट पे, नॉक करेगा, नॉक करके आपको बता देगा कि इस टाइम ये फंक्शन है, आप लोग आ जाना, इतना करके चला जाएगा वो। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव आएगा, आपके ही टाइप का इंसान कोई आएगा आपके घर में ना, तो आएगा, आप उसको अंदर बिठाओगे, उसके लिए चाय नाश्ता कराओगे, फिर वो आपको इनविटेशन कार्ड देगा कि ये मैसेज है, मैसेज देके फिर जाएगा। यस हुआ ना? दो टाइप के। तो सेम यहाँ पे भी होता है, सेम चीज यहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है? इसको थोड़ा सा ऐसे समझो आप लोग। देखो, वाटर soluble
हॉर्मोन्स, मतलब हमारे पास दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन और एक होते हैं Fat soluble. फैट सॉल्युबल हार्मोन। अब ये वही वाली कहानी हो गई, अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट चैप्टर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, Yes, ma'am. Proteins के याद through. करो, रिलेट करो उसको। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। जैसे मैंने बोला हमारे जैसे इंसान होगा तो हम उसको घर में बुलाएंगे, हम लिपिड और प्रोटीन से बने हुए हैं, तो मेरे दरवाजे पे कोई लिपिड और प्रोटीन का ही बना हुआ इंसान आएगा तो मैं उसको अंदर बुलाऊंगी, अनलेस मैं उसको बाहर से भेज दूंगी अननोन इंसान को। तो जो हार्मोन वाटर सॉल्युबल है भाई, क्योंकि मेरा जो लिपिड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, उसका जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है ना, हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। Yes, ma'am. आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा याद? तो इसका मतलब जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है, इनकी एक सिंपल सी चीज है, मेरे सेल के अंदर तो एंटर हो नहीं सकते, कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्यों उनको अंदर आने देगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो वाटर है ही नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम क्या कराते थे, हाइड्रोफिलिक मॉइटी वाले सब्सटेंसेस का फैसिलिटेशन कराते थे, उनको कैरियर्स के थ्रू सेल के अंदर एंट्री दिलाते थे, स्पेशल फैसिलिटेट कराना उनके ट्रांसपोर्ट को। तो यहाँ पे भी मुझे इनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट कराना पड़ेगा, ये इनसे बाहरी मैसेज लेके इनको भेज देना पड़ रहा होगा। लेकिन जो फैट सॉल्युबल वाले होंगे वो सेल के अंदर बहुत डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे, हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनको पूछने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, हाँ भाई कौन हो आप लोग, क्यों आए हो, हमें नहीं पता क्यों आए, सिंपली अंदर बुला के बैठा लेंगे हम उनको, मम्मी भी नहीं डांटेगी। करते हो नहीं करते हो? यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि भाई जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स है ना वो कहाँ पे होते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द हार्मोन रिसेप्टर्स। लेकिन जो फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स सेल अंदर होते हैं, ये रिसेप्टर है। तो यहां से लेट सपोज ये हार्मोन आया तो डायरेक्टली एंट्री लेगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। हुआ या नहीं हुआ अच्छा सा डिफरेंस? हाँ मैम। Yes. अब याद रहेगा किसका रिसेप्टर सरफेस पे होता है, किसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है। यस Yes. मैम। ठीक है, चलो फिर देखो अब हमको समझ में आएगा इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नहीं तो अब ऐसे लगता है सब कुछ सर के ऊपर से जाता डायरेक्टली पढ़ते। तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, मतलब एक ही ऑर्गन है, ये मेरे पास टारगेट टिश्यू है, इस टारगेट टिश्यू पे इसको अपना इफेक्ट दिखाना है, तो इस टारगेट टिश्यू के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट बनी होगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि भाई हार्मोन ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो वो तो ब्लड तो हर एक ऑर्गन से पास होते हुए जाता है ना, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि यही मेरा टारगेट ऑर्गन है, यही मेरा टारगेट टिश्यू है। जिसके ऊपर उसका रिसेप्टर होगा वहीं पे वो रुक जाएगा, नहीं तो सबके सामने से निकल के चला जाएगा। Yes, ma'am. Yes. है ना? Yes, तो ma'am. वही, तो क्या चाहिए हमको, एक रिसेप्टर की जरूरत होती है नहीं होती है? तो स्पेसिफिक, अब वापस से लाइन पढ़ो, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट, अपने अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बाइंड करके। और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर, जो कि किसके ऊपर होंगे, टारगेट ऑर्गन के ऊपर ही तो होंगे ना, बिकॉज ये तो अपने अंदर से हार्मोन रिलीज कर देगा और ब्लड के अंदर भेज देगा, फिर ब्लड जाएगा, यहाँ पे एक ऑर्गन है, यहाँ पे एक ऑर्गन है, किसी से नहीं चिपकेगा, जाके बाइंड किससे करेगा, यहाँ से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि यहीं पे इसको रिसेप्टर मिलेगा। हार्मोन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, तो ऐसे रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कौन से हॉर्मोन्स के लिए होते हैं, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए होते हैं। एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल, उन रिसेप्टर्स को क्या बोलेंगे, इंट्रा इंट्रासेल्युलर सेल्युलर रिसेप्टर्स। ये किसके लिए, फैट सॉल्युबल के लिए मोस्टली,
जितने भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर्स होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन, जब एक हार्मोन किससे अपने रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज नोन एज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था ना, वो तो बचपन से याद रहता है हमें। यस मैम। ऐसे यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ईच रिसेप्टर, हर एक रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे सारे एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, एक एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, एक हार्मोन के लिए एक ही रिसेप्टर स्पेसिफिक होगा। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे ही बन जाएगा, फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, एंड देन टारगेट टिश्यू के अंदर एक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हम तो सिर्फ मैसेज लेके आए ना। आपके घर पे क्या हुआ कि भाई शादी का कोई इनविटेशन कार्ड लेके आया, तो अब आपके घर के अंदर मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा। सब तैयारियां करनी शुरू कर देंगे, भाई हमको क्या क्या पहनना है, मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है, यार क्या क्या मेकअप लेना है, कौन कौन सी ड्रेसेस लेनी है। होगा या नहीं होगा, एक चेंजेस हो जाएंगे आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, आपके बिहेवियर में, सब चेंजेस, एक एक्साइटमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। Yes, ma'am. वही एक्साइटमेंट इनको हो रही है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देखो फिर से लाइन को एक बार पढ़ो, क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं कि जैसे ही देखो बाइंड करा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, आपके हाथ में इनविटेशन कार्ड आ गया है, तो इनविटेशन कार्ड आते ही आपके घर में एक बायोकेमिकल चेंज आ जाएगा। टारगेट टिश्यू क्या है, आपका घर है अभी, उसमें एक बायोकेमिकल चेंज आया, ठीक है। टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म, आपके मन में एक्साइटमेंट, और आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, आपके घर में शॉपिंग वॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सब किसने रेगुलेट करे, वो जो उन अंकल जी ने आपको इनविटेशन कार्ड दिया, अंकल जी आंटी जी ने, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। अब वो इनविटेशन कार्ड अलग टाइप का हो सकता है, शादी का इनविटेशन कार्ड हो सकता है, बर्थडे का इनविटेशन कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, हॉर्मोन्स जो मैसेज लेके आ रहे हैं, मैसेज लेके आने वाले, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। दैट वी हैव 4 टाइप। कौन कौन सा, द फर्स्ट वन पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। 3 टाइप के, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन। पेप्टाइड बहुत छोटी सी अमाइनो एसिड की चेन, पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग अमाइनो एसिड चेन, और प्रोटीन के अंदर तो पूरा वो अमाइनो एसिड जुड़े और उसकी अल्फा अल्फा बीटा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, ये वाली सारी की सारी स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर आ जाती है, उसको एग्जैक्टली प्रोटीन हम कंसिडर करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई द ओड वन, ओड वन करके पूछ लेंगे। 4 ऑप्शंस में से 3 पेप्टाइड हार्मोन दे देंगे, एक कुछ और टाइप का हार्मोन दे देंगे, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी है। ऑलमोस्ट सारे हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन होता है। सिर्फ आइडेंटिफाई हमको कैसे करना है, हमें पता है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, ये तो हमें याद ही रह जाता है। और जितने भी हमारे थायराइड हार्मोन है वो किससे बने होंगे, आयोडीन से बने होंगे, इसलिए उनको आयोडोथायरोडिन हार्मोन हम बोल देते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन होता है, एपिनेफ्रिन। कहाँ से सिक्रीट हो रहा था एपिनेफ्रिन, एड्रिनल। एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। अब एक और यहाँ पे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में थायराइड, देखो इन्होंने यहाँ पे थायराइड हार्मोन को आयोडोथायरोनिन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो थायरॉक्सिन होता है वो किससे बना होता है, टायरोसिन प्लस आयोडीन से। आयोडीन। तो ये जो हमारे पास थायरॉक्सिन है, मतलब ये थायराइड हार्मोन, दिस इज आल्सो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव ना, यस। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ये भी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है ये भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, लेकिन इन्होंने एग्जांपल में लिख के नहीं दिया हुआ है बस, ठीक है। जैसे कि आपका मेलानिन है, मेलानिन भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, मेलानिन इज आल्सो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। और जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, एफएसएच है, ये सब क्या है, ये तीनों ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब किस किस से बने होंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके ये बने होंगे, कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। जितने भी थायराइड हार्मोन होता है ना,
ये सब फैट सोल्यूबल होते हैं। अब अगर ये फैट सोल्यूबल है तो इनके अंदर कैसा रिसेप्टर होगा? इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर इनके अंदर प्रेजेंट होगा। जितने भी आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये सब कैसे होता है? ये भी फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? और सारे आपके पेप्टाइड हार्मोन। सिर्फ पेप्टाइड हार्मोन्स आपके वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी सारे फैट सॉल्युबल। इसी को एनसीईआरटी के पास पास में ही लिख लो ये सारा डेटा। और ये जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं सब कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ये तो आपको याद रहता होगा। हाँ मैम। कोलेस्ट्रॉल से। हो गया। हो गया ना? अब देखो इन्होंने क्या क्या लिख के दिया हुआ है। सिर्फ ये देखो, ये एपिनेफ्रिन भी फैट सोल्यूबल है। कौन सा बेटा? हाँ, एपिनेफ्रिन में ये इन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अब इसको देख के आप मुझे बताओ ये कौन सा रिस्पॉन्स है? वाटर सॉल्युबल के लिए Water. पहली चीज वाटर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है Yes, ma'am. यस। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना इस प्रोसेस को, सिर्फ वर्बली समझ लेना, लिखना कुछ नहीं, बिकॉज इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पूरा प्रोसेस के आपको याद ही रखना पड़ेगा। मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास हार्मोन आया, हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, हार्मोन अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करते ही सेल के अंदर एक सिग्नल जाएगा, मतलब वो तो प्राइमरी मैसेंजर था, प्राइमरी मैसेंजर। यहाँ पे क्या है, इसने एक रिस्पॉन्स जनरेट करा, एक मैसेज दिया सेल को कि हार्मोन बाइंड कर चुका है। फिर इसके बाद एक सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर बना। वो सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है? साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। CAMP इसको शॉर्ट में लिख देता है, CAMP या फिर साइक्लिक एएमपी। AMP की फुल फॉर्म, ATP की फुल फॉर्म बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे AMP क्या होगा फिर? Adenine. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बस, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये वर्क करता है कैसे? सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे। इसने सेकेंडरी मैसेंजर के जैसे वर्क किया। अब इसको सिग्नल जिसको भी देना है आपके सेल के अंदर, लेट सपोज न्यूक्लियस को सिग्नल देना है, तो CAMP न्यूक्लियस के पास आएगा, दिस इज योर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास आके इसके अंदर चेंज करा देगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराना शुरू कर देगा, सिंपली। तो फर्स्ट स्टेप, हार्मोन आया, रिसेप्टर से बाइंड किया, जैसे रिसेप्टर से बाइंड किया रिस्पॉन्स 1 हो गया, फिर उसने अपने अंदर से सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज किया। सेकेंडरी मैसेंजर इज साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम। फिर उसने अपने अंदर से एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट किया जो कि टारगेट सेल ऑर्गेनेली को मिला, एंड देन फिर उसने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ओवरीज की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जा रहे हैं कि ओवरीज की ग्रोथ कराओ, तो ओवरीज की सेल के अंदर रिस्पॉन्स गया एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, ओवरीज की ग्रोथ होना शुरू हो गया। क्लियर? यस मैम। मैम। अगर मैं आपसे पूछूं ये रिस्पॉन्स है, ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होगा, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स होगा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होगा ये आपका। अब ये शॉर्ट टर्म है तो इसका मतलब कुछ और भी फायदा होगा, ये क्विक एक्शन दिखाता है, एकदम से फटाफट से एक्शन दिखाता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरा देखेंगे, समझने की कोशिश करना इसको। यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन इन्होंने लिया हुआ है, तो मतलब कौन से वाले हार्मोन्स होंगे? फैट सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे। यस मैम। सॉल्युबल कौन से? सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स ना। तो यूट्रस पे कौन वर्क करेगा? एस्ट्रोजन हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ। ना।
तो क्या हुआ देखो, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास एस्ट्रोजन आया, ऑब्वियसली क्या है, फैट सॉल्युबल है, तो ये डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर हो गया क्योंकि इसका रिसेप्टर कहीं ना कहीं सेल के अंदर है, लेट सपोज न्यूक्लियस के अंदर है, ये हमारा न्यूक्लियस, इसीलिए तो न्यूक्लियस को हम पूरा कंट्रोलर बोलते हैं ना सेल का, सेल की हर चीज को वही कंट्रोल करके रखता है। Yes. न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर है, या कि अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करके डायरेक्टली अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखा देगा। क्या यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट हुई? नो मैम। वही सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट। ये जो इसने रिस्पॉन्स दिखाया, ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? लॉन्ग टर्म। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स दिखाएगा, बस सिंपल सी चीज है, इतने ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते भी नहीं है। ये बनता है कि सेकेंडरी मैसेंजर किसमें रिक्वायर्ड होता है, सेकेंडरी मैसेंजर किसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो होता है, मेम्ब्रेन बाउंड किसमें होता है, इंट्रासेलुलर किसमें होता है। ये दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। एक बार एनसीईआरटी की भी लाइन देख लो, एनसीईआरटी ने भी कुछ कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, पढ़ना अब इसको। देखो, हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे जो बाइंड करते हैं, वो वाले कभी भी टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करते, बट क्या करते हैं वो, एक सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट कराता है। सेकेंडरी मैसेंजर आपका साइक्लिक एएमपी भी हो सकता है, IP3 भी हो सकता है, कैल्शियम आयंस भी हो सकता है। IP3 मतलब आयोडीन ट्राइफॉस्फेट। बाकी और लोग यस पूजा। किसी को नहीं पता? आयुष, हाँ मैम। फुल फॉर्म मैम किसकी? IP3 बेटा, IP3 क्वेश्चन में आती नहीं है कभी भी, बट एटलीस्ट थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो दिखाया करो पूछने मैम की इसकी तो क्वेश्चन। मुझे भी नहीं पता है। Ma'am, inositol triphosphate. इतनी देर में तो आप लोग गूगल करके ही बता सकते थे। मैम गूगल करते नहीं है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यस। साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट IP3 आइनोसिटोल। अब मैं ये फुल फॉर्म देखो क्वेश्चन में आएगी नहीं कभी, पूछा क्यों, ताकि एटलीस्ट आपको याद रहे। अब याद रहेगा ना कि हाँ मैम ने पूछा था, हमने बताया नहीं था, IP3 भी एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। जब किसी डेटा से कोई स्टोरी रिलेट हो जाती है ना, बहुत जल्दी याद रहती है। क्या उस टाइम पे ये डिस्कशन हुआ था क्लास में, ये डिस्कशन हमें चल रहे ज्यादा दिन तक याद थे, रहती है। ज्यादा लॉन्ग टर्म पे याद रहती है, क्योंकि स्टोरी ज्यादा टर्म पे याद रहती है ना। अगर उन्हीं स्टोरीज से हम लोग रिलेट कर ले अपने कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट्स भी हमें याद आ मैम जाता है। एक्चुअल में क्या, ये चैप्टर मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, बस यही बचा था मेरे 11th के जो है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर किसके केस में रिक्वायर्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के केस में, विच इन टर्न जो कि एक सेलुलर मेटाबॉलिज्म जनरेट कराता है, जो फिगर में हमने देख लिया। बट हार्मोन्स जो इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे स्टेरॉइडल वाले और आइडोथायरोनिन वाले, मोस्टली रेगुलेट करते हैं क्या, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोमल फंक्शन बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। अब ये लाइन फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं ना, मैक्सिममली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्योंकि सेल को जाके सेल के अंदर सिग्नल देंगे वो। और सेल को लॉन्ग टर्म, मैंने उसको क्यों बोला था, क्योंकि डायरेक्टली आपके जेनेटिक मटेरियल को सिग्नल दे देंगे कि भाई आप अपने जीन के अंदर चेंजेस करके लेके आओ, ये वाला फैक्टर, ये वाला रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली जीन के अंदर सिग्नल देंगे। तो क्या करते हैं ये, मोस्टली रेगुलेट जीन के एक्सप्रेशन को, या फिर क्रोमोसोम के फंक्शन पे जाके उनसे इंटरेक्ट करते हैं, या फिर जेनेटिक मटेरियल से इंटरेक्ट करते हैं, उसको सिग्नल देते हैं। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब पूरा एडिशनल
मतलब सारी जितने भी सिग्नल होता है सबको ऐड कर देना, क्यूमुलेटिव वैल्यू, समझते हो ना? क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। बताओ, समझ आया सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes. एवरीवन, तो हमारा चैप्टर फिनिश। मैम आपने क्यूमुलेटिव का मतलब क्या बताया? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है पूरा एडिशनल इफेक्ट, सारी चीजों को ऐड करके एक कॉमन इफेक्ट जनरेट कर देना। ओके मैम। जैसे कि मैं इधर से मैम एक मैसेज क्वेश्चन लेके आ करें? रही हूँ, उधर से ये सारी, हाँ सारी चीजें एक जगह लेके आ रहे हैं, तो मेरा एक टेबल पे सारे के सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया हर चीज का ना, वो वाले इफेक्ट को क्यूमुलेटिव बोलते हैं। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। सब अपनी अपनी नोटबुक्स बंद कर दो, एनसीईआरटी भी एज वेल एज नोटबुक भी। हम्म। कितना लेट कौन आया भाई क्लास में? संदीप कुमार, नए नए बच्चे आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्वेश्चंस। पोल्स जनरेट करें क्या? चलो अभी चैट सेक्शन में देना बंद करो, पोल्स ही जनरेट कर देती हूँ मैं। अनिश्वा, पोल्स में आंसर करना आता है? यस मैम। देखो क्वेश्चन 1 का मैंने पोल किया। चल पोल्स में आंसर आता है करना। तो 13 बच्चे एक्टिव हैं अभी, बाकी बच्चे नहीं। आंसर करो भाई। आंसर म्यूट कर लो। सिर्फ 14 15, जल्दी जल्दी करो आंसर बच्चों, इतना टाइम नहीं लिया करते। और कोई एमटीजी खोल के मत बैठ जाना, क्लास में हो क्लास में रह के करो, लेकिन मैम अगर किसी को 156। हाँ बेटा, हाँ 1 2 5 6 पोल में देखो ना, पोल में मैंने कर दिया ना। हाँ हाँ।
3 और 7 के भी लॉन्च कर दिए, बट एक बार इनको करो फिर आगे चलो। Which one of the following statement is correct? करेक्ट बताना है। एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको लिखवाया था नोट्स में। हाँ मैम। तो करेक्ट इज सी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। ऑप्शन। Presence of which of the following condition in urine are indicative of mellitus? mellitus में क्या होता है? Ketonuria. Ketonuria and ऑप्शन सी। Dysuria, ऑप्शन सी। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में एडिसन्स डिसीज किसकी वजह से था? एडिसन्स डिसीज एड्रिनल ग्लैंड में पड़ा था, कॉर्टिकोल्स। हाँ। कॉर्टिकोल ना, तो सी का 1 होना चाहिए। देखो सी का 1 किस किस में दिया हुआ है? ए में और डी में दिया हुआ है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस करता है ना, हाँ। तो ए का 5th होना चाहिए। ए का 5th किस में दिया हुआ? डी करेक्ट डी होगा ना? हाँ एग्जैक्टली। Which of the following hormone can play a significant role in osteoporosis? osteoporosis में क्या होता है? osteoporosis में बोन्स जो होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन। क्लियर? अब देखते हैं कितने बच्चों ने किया आंसर। मैम मैंने 2 पोल्स नहीं अटेंड कर पाई। अब भी कर देना। थर्ड में तो सिर्फ एक ही बच्चे ने वोट किया है। अच्छा थर्ड में, थर्ड तो मैंने दिखाया नहीं अभी। भाई पोल्स में नहीं आप लोग आंसर कर रहे हो सही से, मुझे पता भी नहीं लग रहा है कौन बच्चा आंसर कर रहा है कौन नहीं। आप चार सेक्शन में ही दो आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। एटलीस्ट मुझे पता तो चलता रहेगा ना। आंचल म्यूट कर लो बेटा, जब कोई डाउट हो ना तब अनम्यूट करके पूछ लेना। थर्ड का सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। मैम बी होगा थर्ड का। देखो पेनक्रियाज, ग्रेवेज डिसीज तो थायराइड से है, तो बी का तो 1 होना चाहिए, तो ये सी और डी में सी होगा, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज जो मेलाइटस होती है, मेलाइटस वो किसकी वजह से होती है? इंसुलिन। तो डी का सेकंड होना चाहिए, तो सी तो होगा बेटा निगम। हाँ सी होगा। सी तो होगा। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर फिनिश हो गया है क्या? No, ma'am. नो मैम। थर्मोडायनेमिक्स? Yes, ma'am. नो मैम। redox रिएक्शन? No, ma'am. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? चल रहा है मैम। सॉल्यूशंस? मैम रिडॉक्स Yes, ma'am. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक दूसरे से लिंक है ना? नहीं रिडॉक्स रिड्यूस नहीं हुआ। हाँ मैम, रिडॉक्स से रिड्यूस ही नहीं हुआ। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो एक ही हाँ, यूनिट है। अरे बाद में रिडॉक्स का पढ़ाएंगे। एक में से एक दो ही क्वेश्चन आता है। अरे मैं पूछ रही हूँ चैप्टर हो गए या नहीं हो गए, मैं वो अब तो शायद हम रिडॉक्स से एक दो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन। चलो चलो करो जल्दी। फोर्थ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकागन इज एसोसिएटेड विद हाइपो। अब देखो यहाँ पे बहुत डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया काम। मैम 4 का डी होगा ना? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम होता है उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, है ना? तो ग्लूकोज का लेवल बढ़वा रहा है ये। तो डी होगा मैम। इंसुलिन का काम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। नो नो मैम। मैम इतना बुरा ग्लाइकोजन पढ़ाती हूँ क्या मैं कि पढ़ते ही चैप्टर भूल गए सब?
यस मैम बोल रहे हो। मैम अच्छा मैम नहीं। ग्लाइकोजन में कर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट भाई नहीं याद रहता तो उससे डायबिटीज से याद रख लो। डायबिटीज में क्या होता है मैम ब्लड नॉर्मल नहीं ग्लूकोज बोला था लेवल मैम। बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन इंजेक्शन देते मैम हैं तो उल्टा ग्लूकोज को लिखा है ग्लाइकोजन करा रहा है ना। तो इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसीमिया ना। यस मैम। पर थोड़ी ना हाइपो है ग्लूकोज लेवल कम करता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। और ग्लूकागन हाइपरग्लाइसीमिया वाला है तो बीओडी तो होना नहीं चाहिए। इंसुलिन एक्ट ऑन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट पेनक्रियाटिक सेल एडिपोसाइट दोनों पे वर्क करता है एग्जैक्टली। सी क्यों गलत है? वाई सी इज रॉन्ग? हम लिवर सेल्स पे वर्क करता है ना, और पेनक्रियाटिक मैम सेल्स लिखा है। पैनक्रियाटिक सेल्स पीपी सेल्स वो Hepatocytes पे करते हैं ना, रिलीज करते हैं हेपेटोसाइट इससे। सेल्स पे करता है एग्जैक्टली। सो द करेक्ट इज ए। 7 GnRH gonadotropin releasing hormone hypothalamic hormone है needed in reproduction acts on releasing hormone GnRH anterior पे वर्क करेगा anterior pituitary gland पे and stimulate करेगा secretion of LH and FSH। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो कौन सी कंडीशन होती है? एक्रोमेगाली। यस मैम। तो क्या होता है इन एडल्ट डज नॉट कोज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। फर्दर इंक्रीज इन हाइट नहीं करा पाता बिकॉज थिंकिंग वाला क्वेश्चन। ए या फिर सी? मैम ए होगा। यही होगा मैम। सब एग्री करते हैं? यस मैम डी होगा। मेडिकल। कौन कौन एग्री कर रहा है हैंड रेज करके बताओ। मैम 7 का 8 का बेटा 8 का। क्या होना चाहिए? मैम ए ही होगा, बाकी सारे यही तो होगा। गलत। एपीफाइजियल एपीफाइसिस याद है बोन्स में पढ़ते हैं ऊपर वाला पार्ट ब्रोड वाला पार्ट एपीफाइसिस। एपीफाइसिस प्लेट जो होती है एडोलेसेंस के बाद एडल्ट एज के बाद क्लोज हो जाती है। इसी वजह से तो हाइट नहीं बढ़ती डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। यस इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो जल्दी से। जहां पे एक्रोमेगैली लिखा हुआ है ना उसी के नीचे लिख लो डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ बिकॉज आफ्टर एडल्ट या फिर इन एडल्ट स्टेज एपिफाइजल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलेसेंस। ऐड करो जल्दी जल्दी से। कर लिया मैम। कर लिया ना? थोड़ा स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करो। 9 10 11 17 18। अनश्वर कोई डाउट है? नहीं मैम। मैम 18 का शायद प्रॉपर ऑप्शन है। 9 10 11 तो करो। A temporary endocrine gland in the human body temporary जो कुछ ही टाइम के लिए रहती है फिर डिजेनरेट हो जाती है। दिस इज योर कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रावेज डिसीज कब होती है? हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन? हाइपर नो कंफ्यूजन। हाइपर मैम। हाइपर सिक्रेशन। हाइपर हाइपर में एक्सोप्थैलेमिक गोइटर होता था ना हाइपर में तो एक्सोप्थैलेमिक। ग्रावेज डिसीज तो किसमें होती थी?
हाइपो हाइपर हाइपर ही है मैम। मैम हाइपर में ही है थायराइड ग्लैंड। हाइपर है। बहुत कंफ्यूज है। किसी ने नोटबुक्स तो नहीं खोल के रखी है ना सामने? नो मैम। मैम हाइपर हाँ ही है, कोई मैम, ऑप्शन नहीं है। मैम मैम क्लियर है हाइपर ही है। हाइपर है हम कंफ्यूज ना? कर दिया आपने। 11 name of peptide hormone which act mainly on hepatocyte, adipocyte and enhance cellular glucose uptake and utilization। याद है वो लाइन बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रही थी, सेलुलर अपटेक एक बढ़ाता है एक कम करता है, एक अपटेक बढ़ाता है एक अपटेक कम करता है। मैम ए होगा इंसुलिन। मैम इंसुलिन बढ़ाता है। सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को, कि भाई ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा सेल यूज कर पाए, तो यस ग्लाइकोजन मैम। में कन्वर्ट करता है ना इंसुलिन, और सेल तो नो ग्लाइकोजन की फॉर्म में यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई द यस मैम करेक्ट इज अभी नो इंसुलिन। बोला था, अभी नो बोला था अनीशा, है ना? नहीं मैम। कंफ्यूज नहीं होना है। 17 a pregnant female deliver a baby who suffers from stunted growth and mental retardation, तो मतलब उसका BMR मैम सी थायराइड होगा, ग्लैंड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन डाइट। deficiency of iodine in diet, है ना? Exactly. हाँ यस मैम। मैम। कोई ऐसे मत सोचता शांत शांत बैठे हुए हैं क्लास में, बस अभी कर लो क्वेश्चन, बिकॉज बाद में मुझे पता है आप लोग नहीं करते। नहीं मैम बाद में करते हैं। सारे बच्चे नहीं करते ना, एक दो से रिजल्ट थोड़ी ना निकालवाना है, सारे बच्चों के रिजल्ट चाहिए। 12 पहले 3 कर लो। सेलेक्ट द आंसर विच इज करेक्टली मैच द एंडोक्राइन ग्लैंड विद इट्स हार्मोन। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, ठीक है। लेक ऑफ ए आयोडीन होगा इन मैम। ड्यू टू गॉइट्रन, मैम यही ए सही लग है। रहा है। ए होगा। बाकी के भी तो पढ़ लो एक बार। कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन को रिलीज नो करता मैम रॉन्ग। है। नो मैम। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन नहीं करती, ऑक्सीटोसिन तो पोस्टीरियर करती है। ग्रोथ हार्मोन पोस्टीरियर नहीं करती, एंटीरियर करती है। यही है। 12 12 12 12 12 The posterior pituitary gland is not a true endocrine gland। कौन सी एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? बिकॉज ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलते posterior pituitary gland को, because it is ए provided मैम। with a it मैम only बी store होगा। and release hormone, it is under the regulation of hypothalamus, it secrete enzyme। CD तो हो ही नहीं सकता, बी होगा या मैम। तो ए होगा या बी होगा होगा। बी होगा बिकॉज ये स्टोर करके रखती है और हॉर्मोन्स को रिलीज करती है सिर्फ, और वो यस भी मैम। 2। मैम ठीक बी है क्यों होगा? 30, ठीक है, सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, और इसमें डक्ट्स थोड़े ना है कोई, पोस्टीरियर वाले में स्टोर करके रखती है और हार्मोन्स को वहां से रिलीज करती है। ठीक है मैम। ये शैली, मैम एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताना। posterior pituitary gland is not a true endocrine gland। posterior को हम true endocrine gland, true, अच्छा सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो true endocrine gland क्या होती है? मैम जिन जो डक्टलेस होती है। हाँ है ना? क्या posterior के अंदर कोई वो था डक्ट्स? नो मैम, नर्व से आता था। नर्व्स थे। नर्व SON और से होगा। NO। अब ऑप्शंस पिक करो। ये बोल रहे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि वो डक्ट प्रोवाइड करा गया है इसलिए नहीं है। नहीं बेटा, डक्ट नहीं होते इसमें, क्योंकि उसका काम है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है, वो सिर्फ स्टोर करके रखती है, और जब जरूरत होती है वहां से रिलीज करा देती है। ये काम होता है सिर्फ इसका। ओके मैम। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट इज बी। नेक्स्ट, एक सेकेंड रुको, आ गया शैतान। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। मैम सब पूछ लो क्या गया है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रही? बी। बेटा अभी मैं पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
करो सॉल्व। Which of the following pair of hormones are not antagonistic to each other? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है। तो सबसे पहले एंटागोनिस्टिक जब भी मेरे माइंड में आया मैम तो बी पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन तो एंटागोनिस्टिक है। इंसुलिन और ग्लूकागन भी है। रिलैक्सिन रिलैक्सिन करना, इनेबिन इनेबिट। 13 B एल्डोस्टेरॉन और एएनएफ, एल्डोस्टेरॉन एंड एएनएफ, इसका क्या होना मैम चाहिए? कुछ भी इनका वो नहीं है। रिलैक्सिन और इनेबिन एंटागोनिस्टिक है। हाँ मैम। नहीं मैम। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन बताओ मेरे को। अच्छा ये बता दो कहाँ से एल्डोस्टेरॉन secrete होता है? वो वाटर एंड मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शनल वो कराते हैं ना, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंट्रोल करता है और ये साथ साथ क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहे हो और आयंस का, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एएनएफ क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम, Yes, ma'am. और एएनएफ उसको इंक्रीज कर, मतलब सॉरी एल्डोस्टेरोन उसको इंक्रीज कराने का काम करता है। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड। And vasopressin is also known as ADH. ADH. करो। शुगर मेटाबॉलिज्म में जो नहीं हेल्प करता है, नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। Aldosterone. एग्री सब? यस चैप्टर को पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा है कि इस चैप्टर से डेटा हम लोगों को बहुत लिख के रखना पड़ेगा? कंफ्यूजन, हाँ मैम. Yes, हाँ? ma'am. कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बनेंगे इस वाले चैप्टर से। तो आज बैठ के क्वेश्चन अभी मैं करा दे रही हूँ, इसके बाद क्वेश्चन करते टाइम, बिकॉज मेन कंफ्यूजन हम लोगों को सिर्फ चैप्टर पढ़ लिया, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, सब समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लग रहा है कि नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। पढ़ लिया है सब कुछ, समझ आ गया इंसुलिन क्या करता है, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज क्या कराता है, वही डेटा हम लोगों को लिखना होता है। तो इस वाले चैप्टर के डेटा वाले नोट सबके सब बनाओगे। हम डेटा वाले नोट्स डेटा वाले नोट्स का मतलब होता है बेटा, जो भी आप क्वेश्चन करते टाइम जो जो चीजें भूल रहे हो, कि जैसे कि अभी भूला ग्रेवेज डिसीज, ग्रेवेज डिसीज में हाइपर होता है, हाइपो होता है, बताना हाइपर होता है हाइपो होता है? हाइपर होता है मैम। हाइपर सिक्रेशन। कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तो आप क्या करना, उसी चीज को लिख लेना छोटा छोटा करके, एक अलग से नोटबुक बना लेना, या अपना जो जहाँ पे नोट बना है उसी के बाद में रिकैप नोट्स करके ऊपर हेडिंग डाल के उसमें बना लेना, ताकि जब आपके पास कम टाइम हो ना रिविजन करने के लिए, कम टाइम में आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें रिवाइज कर पाओ जो मैं ज्यादा भूलती हूँ। जब हमारे पास होता है ना कि लेट्स सपोज कल मेरा मीन नेट का एग्जाम है, ठीक है, तो कल मुझे एग्जाम देना है, आज मैं क्या रिवाइज करूंगी? क्या मैं चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड से पढ़ना शुरू करूंगी, एक एक डेफिनेशन सारी चीजें, फिर बारे क्या मैं वो चीजें पढ़ूंगी उस टाइम पे? अगर मैं ऐसे पढ़ने चलूंगी तो वी हैव 76 चैप्टर, 76 हो गए हैं ना अभी। तो क्या रिवाइज कर सकती हूँ एक दिन में? नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम पे मैं क्या रिवाइज करूंगी एक दिन पहले? उस टाइम पे मैं वो चीज रिवाइज करूंगी जो मैं इतने दिनों से, जिसपे मैं जो भूलती आ रही थी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। फिजिक्स में कुछ कर रहे हो और हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके माइंड में कोई फॉर्मूला नहीं आता है, तो उसी फॉर्मूले को अपने उस नोट्स पे लिख लो जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना है, क्योंकि अगर अभी भूल रहे हो तो चांसेस है कि एग्जाम टाइम में भी भूलोगे ही भूलोगे आप 101%।
ये चीज मैंने खुद रियलाइज की है अपनी स्टडीज के टाइम पे। पढ़ के सब जाते हैं, आता सब कुछ है, एग्जाम में गलती क्यों होती है? कंफ्यूजन से, और कंफ्यूजन से नेगेटिव मार्किंग से हमारा स्कोर बिल्कुल डिप हो जाता है। ठीक है, तो अब से कोई भी गलती करोगे तो उस गलती को ये नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दिया, उसको लिख के रखोगे अपने पास, क्योंकि जो आज गलती कर रहे हो चांसेस हैं कि आप उसको फ्यूचर में भी रिपीट कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना मैम गलतियां कर करके ही तो सीखते हैं। सीखने का मतलब होता है उसको दिमाग में रखना, चीज को, उसको अपने पास लिख के रखना कहीं पे कि मैं हमेशा ये गलती करती हूँ। बार बार फिर अपनी गलतियों को ही पढ़ते रहो, फिर आप उनको रिपीट करोगे ही नहीं। यस पढ़ो क्वेश्चन। 14 का क्या बताया? डी। 15 डी। मैम 15 कब भी होगा? फिफ्टीन का बी निमीशा बोल रही है, सी शैली बोल रही है बी। शैली आपने पढ़ रखा है ना चैप्टर? 15 ये सी होगा ना? 11th क्लास में पढ़ा था। हॉर्मोन वाला चैप्टर का भी मैम कुछ दिन पहले भी पढ़ रखा है। देखो, which of the following hormone through synthesize elsewhere, बनता कहीं है स्टोर जाके कहीं और हो जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो कहाँ पे रहता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ही तो सिक्रीट करता है इसको। यस मैम। प्रोलेक्टिन पिट्यूटरी से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन posterior pituitary, लेटिलाइजिंग हार्मोन GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है और वो सिग्नल देता है किसको? पिट्यूटरी। और फिर वो अपने अंदर से रिलीज करता है क्या? LH एंड FSH। FSH। तो कौन सा हुआ यहाँ से ऐसा जो सिंथेसाइज कहीं होता है, स्टोर और रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड? द करेक्ट इज डी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि बाकी सारे के सारे किससे निकल रहे हैं? पिट्यूटरी से डायरेक्टली, लेकिन मेलानोसाइट निकलेगा कहाँ से? मास्टर ग्लैंड से, और जाके वर्क करेगा किस पे? पिट्यूटरी पे, और वहां से दूसरे हॉर्मोन्स को रिलीज कराएगा। मेलानोसाइट मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है ना? हाइपोथैलेमस कौन सी ग्लैंड है? हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मैम उससे भी बड़ी ग्लैंड होती है मास्टर एंड मास्टर भी तो होती है। यस मैम। वो कौन सी होती है? कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। हाइपोथैलेमस मैम मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं और सुपर मास्टर और ग्लैंड मास्टर ऑफ हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से थोड़े ना। और किसी ने करेक्ट नहीं किया कि मैम आप बोल रहे हो हाइपोथैलेमस से, भूल गए? पार्स इंटरमीडिया रीजन कहाँ पे था? ये हाँ मैम। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में नहीं था? यस मैम। और फिर जाके मेलानोसाइट्स पे वर्क करता है आपकी स्किन की, वहां से मेलानिन को सिक्रीट कराता है कंफ्यूजन माइंड में? चीजें क्लियर है? यानी क्यों? मैम अभी भी कंफ्यूजन बहुत कंफ्यूजन है। है, ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगी, क्योंकि चैप्टर अभी भी पढ़ा है। 2-2 3-3 बार इस चैप्टर का रिवीजन जरूरी होगा। मेरे मेलानोसाइट को भी लग रहा है स्टिमुलेटिंग 2-3 बार हार्मोन करना पड़ेगा फिर से। पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होता है। अब तो याद आ गया ना जब मैंने बताया, लेकिन मैं बोल रही थी नहीं हाइपोथैलेमस से, सब एग्री करे जा रहे थे हाँ मैम हाइपोथैलेमस से।
मैम पार्क्स इंटरमीडिएट मिडिल लोब होती है ना पिट्यूटरी की। हाँ, पिट्यूटरी का मिडिल वाला रीजन। यस मैम, वहीं से ये मतलब ये हार्मोन निकलता है। एक ही तो हार्मोन रिलीज हो रहा था ना वहां से। यस मैम, मैं वो हाँ मिलेनोसाइट मैम। का हमारा और उस पर जाके वो अटैक कर रहा था। मेलानोसाइट सेल्स पे वर्क कर रहा था, वहां से मेलानिन को सिक्रीट करा रहा था। यस मैम। सिंथेसाइज कहाँ हो रहा है? मास्टर ग्लैंड से, स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। हॉर्मोन्स रिलीज तो कहाँ से करा रहा है? मेलानोसाइट सेल्स के पास से करा रहा है। चलो 16 वाला करो। फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस मैम causes सी होगा। activation सी adrenal होगा। medulla ये होगा। leading to increased secretion of epinephrine and norepinephrine। एफिनेफ्रिन और नोरेफ्रिन मेडुला से, और कॉर्टेक्स वाले रीजन से। मैम Corticals। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन तो मेडुलस रीजन से हाँ, होते हैं मेडुला ना। से थे। आई वाज आस्किंग कॉर्टेक्स वाले रीजन से कौन से होते थे? मैम Corticoids। कॉर्टेक्स वाले जोना गैम्युलेसा और जोना वेसिकुलेटा, जोना जोना रेटिकुलेटा। Zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis। These are the layers of cortex। Layers है मैम उसमें जहाँ से एल्डोस्टेरोन और मिनरलो कॉर्टिसोल रिलीज होता था, और मेडुला से केटिकोलामाइन। याद है ना? कॉर्टिसोल कॉमनली, केटिकोलामाइन कॉमनली। ये याद रखना है, मैं भी ठीक है? एडेनल कोर्टेक्स की तो ले आ गए, जो ना गगमेरुलस हाँ, ये सारी फैसिलिटी। तीनों लेयर्स, हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स की है, और वहां से मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड 6 कॉर्टिकॉइड्स। हाँ मैम। 20 नोरेफिनेफ्रिन मेडुला से रिलीज होता है, इज रिलीज बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, इंक्रीज द हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। कौन कौन सा करेक्ट है? नोरेफिनेफ्रिन एंड एफिनेफ्रिन दोनों इमरजेंसी ट्रिपल एफ वाले हॉर्मोन्स थे। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है? सबसे Decrease पहली करता चीज देखो, याद रखना है, हार्ट रेट तो बढ़ा ही बढ़ा रहा था, तो थर्ड तो मेरा करेक्ट होना ही चाहिए। तो थर्ड करेक्ट होने के अकॉर्डिंग करेक्ट बताना है ना, या तो ए होगा ए मेरे और पास, बी या होगा। फिर बी होगा, या ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है? तो इसका मतलब मेरे को फर्स्ट और सेकंड में से। अब आपको याद है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था दो, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इनमें से एक था जो इमरजेंसी में वर्क करता था, कौन से वाला? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, जो इमरजेंसी में वर्क करता है। नोरेफिनेफ्रिन भी इमरजेंसी में वर्क करता है, तो करेक्ट वन इज बी ऑप्शन। सेकंड। आगे ना। दो चैप्टर का रिलेशन आपस में। यस मैम। हाँ। वन ब्लड प्रेशर हाई करेगा बेटा, हाई होगा ब्लड प्रेशर पूजा, लो नहीं करता। इमरजेंसी के केस में लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो आप लो फील करना शुरू कर दोगे ना। कैसे अग्रेसिव होंगे एकदम से, आपका पिपल डायलेशन कैसे होगा? तो हाई ब्लड प्रेशर में ही होगा। मैम आई थिंक इसका आंसर है ये ऑप्शन है। Which of the following represent the action of insulin? इंसुलिन का काम होता है किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कम करता है, बिकॉज ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो ए तो होना नहीं चाहिए। मैम बी होगा क्यों उन सब में डिक्रीज तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन। द करेक्ट इज बी। ठीक है। यस मैम। 22 a person entering a empty room and उसके सामने अचानक से स्नेक आ गया है। Which one of the following is likely to happen in its neurohormonal system? Sympathetic। अभी आपने बताया था कि भाई इमरजेंसी में तो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है, फिर सिंपैथेटिक क्यों बोल रहे हो? तो या तो लास्ट वाला क्वेश्चन गलत किया आपने। मैम इसका सी होगा। हाँ मैम लास्ट वाला हमने गलत करा, सिंपैथेटिक होगा यहाँ पर। बोलो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले नोट जल्दी से सबके सब। मैम सॉरी लीव करनी पड़ी है बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। ठीक है बेटा, कर लेना, नो वरीज। ओके मैम, बाय।
बच्चों आज आप लोगों का होमवर्क है इस चैप्टर को एज वेल एज न्यूरल वाला चैप्टर। अनशु आपने अभी न्यूरल वाला नहीं पढ़ा होगा, आंचल आपने भी। इफ यू वांट आपको मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, ओके मैम। अनलेस जब हम दोबारा से पढ़ेंगे आप तब पढ़ लेना उसको, वो आपका चॉइस है। बट रिवाइज करोगे क्योंकि दोनों चैप्टर बहुत रिलेट करेंगे आपस में। रिवाइज करोगे तब हम लोग कल सिर्फ रिवाइज करके आना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं दे रही हूँ, कल मैं खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को ये। मैम ओके मैम। मैम सिंपैथेटिक मैम होगा उसमें। पैरासिम्पैथेटिक तो वो रेस्ट और डाइजेशन के लिए होता है। रेस्ट डाइजेशन में था, सिंपैथेटिक इमरजेंसी में था। एग्जैक्टली हाँ लाइन मैम। लिखाई थी मैंने वहाँ पे। हाँ मैम। गलती किसकी है? हमारी मैम। हाँ, तो इस गलती को सुधारो, आज बैठ के रिवीजन करो अच्छे से, ठीक है। अब रिवीजन में मैंने आपको बता ही दिया न्यूरल वाला चैप्टर और ये वाला पूरा चैप्टर, इनको रिवाइज करके आना है। क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्वेश्चंस में कल न्यूरल वाले के भी कराऊंगी एज वेल एज इसके भी क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो कल की क्लास में न्यूरल वाले और इसके क्वेश्चन रहेंगे। और वेडनेसडे थर्सडे हमारी क्लास नहीं होती, थर्सडे कोई क्लास नहीं होगी। एंड फ्राइडे से हम लोग बॉडी फ्लड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। मैम संडे का देखो, सिलेबस। एक दिन का बेटा, संडे का सिलेबस अभी फाइनल ही नहीं हुआ। ओके मैं मैम। आज ही अभी मैं 12 बजे से पहले पक्का मैं करती हूँ फाइनल। मैं ट्राई करूंगी ना कि जितना मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सॉरी ह्यूमन फिजियो में पढ़ा दिया ना, इन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट ले लूं या फिर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन का ले लूं, हाँ मैम कुछ भी ले लो। नहीं रिसेंट मैम वाले का। ह्यूमन फिजियो वाला ले लो ना, 2-3 चैप्टर होंगे तो वो सही रहेगा। चलो मैं एक बार बात करती हूँ, बात करके फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। मैम। ओके, शैली एनी डाउट? मैम अभी Bye, आपने ma'am. जो क्वेश्चन कराए मैम ये कौन सी वाली बुक से थे? बेटा ये एमटीजी से है। मैम एक्चुअली